हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मैं कई दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बाहर बेंगलुरु चला गया था। अब मैं पुनः पूर्व की भांति रोज़ वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को देखिए और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। क्वेश्चन बहुत भास्ट नहीं आने वाला है। आप जैसा कि जान रहे हैं कि सरकार जो बीपीएससी के साथ में वार्ता की है उसमें निगेटिव मार्क्स भी हटाने की संभावना है, इसलिए और क्वेश्चन बहुत भास्ट नहीं पूछा जाएगा। मैं आज साइंस का क्लास 8 से इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप इसकी तैयारी अवश्य करें। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो को शुरू करता हूं। थोड़ा इस पेज में कैमरा ठीक नहीं होने के कारण पिक्चर नहीं हो पाया है बढ़िया, आप किसी तरह पढ़ लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कोशिकाओं में मुख स्रवण का कार्य संपन्न होता है। तो साथियों, कोशिकाओं में मुख स्रवण का कार्य गाल्जी उपकरण के द्वारा संपन्न होता है। यह आप जानते भी होंगे। गाल्जी उपकरण जो है कोशिका में मुख स्रवण का काम करता है। नेक्स्ट है, रसधानियों को घेरने वाली कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी झिल्ली को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसे टीनोप्लास्ट कहा जाता है। साथियों, ये टीनोप्लास्ट है लिखा हुआ, मैं बोल देता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब टीनोप्लास्ट, ये रसधानी को चारों ओर से घिरी हुई एक झिल्ली होती है जिसको टीनोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिकाओं में आनुवांशिक अवस्थित होते हैं। आनुवांशिक तो आप समझते होंगे, जो माता पिता का अपने बच्चों में हस्तांतरित हो जाता है वो कोशिका के आनुवांशिकी के कारण ही, तो वह खास करके केंद्रक में उपस्थित रहता है। साथियों, नेक्स्ट है, कोशिकांगों में कौन सा लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती है। तो साथियों, ये रसधानी होगा आंसर। बिल्कुल सही आंसर रसधानी होगा, क्योंकि लाइसोसोम के निर्माण में रसधानी ही भाग लेता है। क्लोरोफिल वर्णक युक्त प्लास्टिड को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोफिल जहाँ तक दिया है तो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं साथियों, जिसको हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड का मतलब लवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अद्भुत कोशिकांग है क्योंकि। तो आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों अद्भुत है। तो साथियों, ये इसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कोशिकांग में कौन केवल पादप कोशिकाओं में ही मुख्यतः पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिकाओं में कहा जा रहा है। तो आपको जंतु कोशिका के बारे में नहीं सोचना है। तो आप इसमें देख रहे हैं गाल्जी उपकरण, तो ये तो आपका जंतु कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में है, राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड जो लवक जो आपको बताया भी 3 प्रकार के होते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। और कुछ चीज़ें जैसे गाल्जी उपकरण, राइबोसोम दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं, जिसे आप जाने अभी हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार का लवक होता है जिसको प्लास्टिड इंग्लिश में कहते हैं। क्रोमोसोम मैंने क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ये ऑप्शन नंबर प्लास्टिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तारक काय का संबंध किससे है। तो साथियों, ये स्पिंडल निर्माण से है। स्पिंडल निर्माण जो कोशिकाओं में होती है उसको, उसी के साथ में तारक काय का संबंध है। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस अनुपस्थिति कारण वो अलग होती है। तो साथियों, ये तारक काय के कारण ही होगा। ये तारक काय पादप कोशिका में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रविध जालिका, राइबोसोम, ये सभी जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का सबसे
पहले किसने प्रयोग किया था? तो आप जानते होंगे कोशिका को सबसे पहले देखा भी था रॉबर्ट हुक ने, और उसी ने इसका नाम कोशिका रखा था। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जे.ई. पुरकिंजे ने क्या कहा था? साथियों, ये जीव द्रव कहा था जे.ई. पुरकिंजे ने। जो कोशिका में जैविक पदार्थ होता है वह तरल रूप में होता है, उसको जीव द्रव कहते हैं। पादप कोशिका के सबसे बाहरी घेरे या आवरण को क्या कहते हैं? साथियों, ये कोशिका भित्ति कहते हैं। आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, केवल पादप में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीव जिनके केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों, ये यूकेरियोटस कहलाएगा, यानी ये यूकेरियोटिक कोशिका में होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से उपस्थित कोशिका क्या होता है? तो आपको याद रखना चाहिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से ये राइबोसोम उपस्थित होता है, और ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है, यह भी याद रखना चाहिए। कोशिका झिल्ली के जीवात जनन में भाग लेने वाली अंगक कौन सी है? तो साथियों, ये अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, जो कोशिका झिल्ली के संख्याओं में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यकृत कोशिकाओं में निराविष्करण की क्रिया होती है। तो निराविष्करण साथियों ये किसके द्वारा होता है? तो आपको जानना चाहिए, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा। जालिका भी साथियों 3 प्रकार की होती है, अंतःप्रद्रवी, खुरदुरी और चिकनी, ये 3 प्रकार का होता है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस कोशिकांग को पाचक थैली कहते हैं? साथियों, इसको हम ना आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में एटीपी जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, अणुओं का निर्माण कहाँ होता है? साथियों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जिसको ऊर्जागिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अणु जिसमें निम्न कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा संचित की जाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों, ये एटीपी ही होगा। आप जान रहे थे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अणु का निर्माण ऊर्जा संचित के लिए किया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय लेड प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये साथियों आप जानते होंगे, लेड प्रदूषण जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक टेट्राइथाइल लेड होता है, इसके कारण इसमें तो आप देख रहे हैं पेट्रोल है, टेट्राइथाइल, तो मुख्य इसका कारक हो जाएगा टेट्राइथाइल लेड, ये इसका मुख्य एलिमेंट्स होगा, तत्व होगा साथियों, टेट्राइथाइल लेड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। एक व्यक्ति को कितनी हवा की ज़रूरत होती है? साथियों, आप देख रहे हैं 250 से 265 kg तक जो है मनुष्य को हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह में कौन गैस होता है? तो साथियों, ये हरित गृह में आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपका लग रहा है ये ओजोन होता है, उसके बाद आपका CFC भी हरितगृह गैस होता है, CO2 होता है, ये सब, मेथेन भी हरितगृह गैस है। इसमें आपका देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, ओजोन गैस। ओजोन गैस का O3 इसका अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थों द्वारा जल अस्थायी खारा होता है? तो आप सभी जानते ही होंगे, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के द्वारा जल में अस्थायी खारापन होता है, जिसे हम दूर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? तो साथियों, ये CFC गैस है। ओजोन छिद्र तो आप जानते ही होंगे, ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत की पतला हो जाना। तो अब इसका लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा, CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मृदा प्रदूषण नहीं करता है? साथियों, ये आपका मृदा प्रदूषण नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं डिटर्जेंट, उर्वरक, पिरकनाशी, प्लास्टिक। तो उर्वरक, पिरकनाशी और प्लास्टिक जो है ये मृदा प्रदूषण करता है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं करता है। साथियों, ऐसे देखें डिटर्जेंट भी कारक बन सकता है, आप यदि समझते होंगे ये किस रूप में प्रदूषण नहीं होता है। ओजोन छिद्र क्या है? साथियों,
आप देख सकते हैं ऑप्शन में ओजोन परत का पतला होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल तथा शुक्र के वायुमंडल का मुख्य घटक कौन है? तो साथियों यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेषता जो है वो CO2 गैस की है। आप जानते ही होंगे शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा चमकीला या गर्म इसलिए होता है कि वहाँ पर CO2 की अधिक मौजूदगी है। तो वैसे ही मंगल ग्रह पर भी CO2 पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो साथियों आप जानते होंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो अम्ल वर्षा का भी कारक है, बहुत बड़ा प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड साथियों ये भी वायु प्रदूषक का बहुत बड़ा कारक है। ये आपका एस्टर है जो बहुलक होता है, ये भी आपका वायु प्रदूषक के कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कहिएगा कि मतलब वायु प्रदूषक होता है, लेकिन नहीं, आप जानते ही होंगे ये हरितगृह प्रवाह का एक प्रमुख गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नवीनीकरण संसाधन है? साथियों नवीनीकरण का मतलब तो जानते ही होंगे, जिसका हम रिसाइकल कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपका हवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है? तो साथियों ये ओजोन परत हो जाएगा उत्तर। ओजोन परत से सूरज की पराबैंगनी किरण ऊपर वापस लौट जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, इसलिए कठिन गर्मी से हम लोग बच जाते हैं साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो साथियों हम लोग जो समुद्री नमक खाते हैं यह सोडियम क्लोराइड है, NaCl, तो ये सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो साथियों ये अपरदन कहलाएगा। जब कट करके दह करके बह करके जाता है तो इसको क्षरण या भूक्षरण कहा जाता है, लेकिन यदि वायु के द्वारा ऊपरी सतह हट जाता है तो इसको हम अपरदन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियंत्रित होता है? शरीर का ताप, रक्तचाप, पसीना, इनमें सभी। लेकिन आप जान रहे होंगे मानव शरीर में जल की उपस्थिति से सिर्फ शरीर का ताप ही नियंत्रित हो सकता है, ये नहीं कि रक्तचाप और पसीना। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। बंद बोतल के अंदर की हवा का तापमान खुली हवा के तापमान से अधिक होता है। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा उत्तरदायी होगा? तो साथियों ये हरितगृह प्रवाह के कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें कहता है गलत कथन चुनिए। लाइकेन क्या है? तो पेड़ों पर उगते हैं, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पत्थरों की सतह पर उगते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और CO2 के प्रति संवेदनशील, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन भूरे रंग के होते हैं, ये गलत है, ये हरे या काले रंग के हो सकते हैं। लाइकेन जो आप जानते हैं अम्ल की अम्लता या क्षारक की क्षारकता ज्ञात करने के लिए एक लिटमस के रूप में उपयोग किया जाता है लाइकेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों भूमि प्रदूषण। भूमि में उपयोगी घटक की कमी होना, भूमि में हानिकारक पदार्थों का मिलना, भूमि की जैव विविधता का नष्ट होना, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा, यानी भूमि प्रदूषण के सभी कारक हैं। नेक्स्ट है कौन से हरितगृह गैस नहीं है? देखिए साथियों CO2 बताए थे कि ये आपका हरितगृह गैस है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक के थैलों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई जा रही है क्योंकि ये क्या होते हैं? विषैले होते हैं, तो वैश्विक उष्मीय के लिए जिम्मेदार है, ओजोन परत को प्रभावित करता है, ये सब कारक तो नहीं होते, लेकिन इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता है, मतलब ये शर्तें गलते नहीं हैं, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये अजैव निम्नीकरण होता है इसका। स्मॉग क्या होता है? तो आप समझते होंगे, स्मॉग फॉग के बारे में पढ़े होंगे, ये धुआं और कोहरा का मिला हुआ रूप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फसल प्रबंधन से क्वेश्चन है, 8 क्लास का चैप्टर है। फसलों के साथ स्वतः उग जाने वाले पौधे जिसके कारण फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों आप जानते ही होंगे जो फसलों के साथ उगाते हैं उसको हम खरपतवार कहते हैं, जिसकी निराई अत्यंत आवश्यक होती है। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नहीं है? तो साथियों ये
मोथा, बथुआ, गाजर घास ये तो खरपतवार है, लेकिन राइजोबियम नहीं है। राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी पौधों के जड़ों में, उसकी गांठों में पाया जाता है, जो नाइट्रीकृत करके मृदा का शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे फसलें बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा खरपतवार जो लगभग हर प्रकार की स्थिति में प्रायः उगाता है। तो ये साथियों ये चौलाई होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौलाई एक ऐसा खरपतवार है, वो किसी भी विषम परिस्थिति में पौधों के साथ उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग करने से क्या होता है। तो आप समझते ही होंगे, ये मृदा प्रदूषण होता होगा साथियों। मृदा प्रदूषण, यहाँ जल प्रदूषण में उत्तर दिया हुआ है, लेकिन जल प्रदूषण भी होगा क्योंकि खेतों से जल के साथ बह करके जल स्रोत में मिलने पर यह जल प्रदूषण भी करता है। लेकिन मृदा पर अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मिट्टी भी दूषित हो जाती है। मेरा ऑप्शन यदि ई रहे तो मैं ऑप्शन ई में मारूंगा। आप क्या करेंगे तो आप पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से तो ज़्यादा होना चाहिए, जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण दोनों होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कीट धान की फसलों में प्रध्वंस नामक रोग उत्पन्न करता है। तो साथियों ये गंधी बग हो जाएगा, ये धान की फसलों में रोग उत्पन्न करता है। एक ही भूखंड पर बदल बदल कर फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं। तो साथियों आप जानते ही होंगे, दो अनाज फसल के बीच में दलहन की खेती की जाती है, यानी बदल बदल कर फसल उगाने की प्रणाली को फसल चक्र कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है। साथियों आप जानते ही होंगे, पादप प्रजनन का उद्देश्य माने उन्नत प्रजातियों को विकसित करना होता है, अधिक से अधिक फसलों में वृद्धि करना होता है। आप देख रहे हैं इसमें करीब सभी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट, यहाँ भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है, आप कोशिश कर लीजिएगा। डीडीटी आप जानते होंगे, डीडीटी यह क्या है, कीटनाशी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए। ये तो टीचर एग्ज़ाम यदि आप पहले वाला क्वेश्चन देखे होंगे पुराना बहुत पहले, तो उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। ये 14% से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। धूमन क्रिया में पीड़कों को नष्ट करने हेतु उपयोग में आने वाली वाष्पशील रसायन को क्या कहते हैं। साथियों ये एल्युमिनियम फास्फाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है। तो साथियों ये कार्बनिक कृषि कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक कृषि में उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशियों आदि रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों भारत में हरित क्रांति के सबसे मुख्य कारण क्या है। तो साथियों समुद्र बीजों का उपयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना चाहिए साथियों कि हरित क्रांति का प्रणेता भारत में एम एस स्वामीनाथन थे, जो 1966-67 में हरित क्रांति पर अपना विचार दिए थे, या इसका प्रणेता भी आप कह सकते हैं। और इसी तरह से आप चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के क्षेत्र में 60 के दशक में आई क्रांति को क्या कहिएगा। तो फसल उत्पादन तो साथियों ये हरित क्रांति हो जाएगी। श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मछली से है। पीत यानी पीली क्रांति ये आपका सरसों यानी तेलहन से है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ फसल की श्रेणी में आता है। तो आप जानते होंगे खरीफ फसल को बरसात के मौसम में लगाया जाता है, यानी जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ऐसे फसल में धान आता है साथियों। बाकी आप देख रहे हैं चना, उड़द, मटर ये सभी रबी फसल है। दलहनी फसलों को लगाने से खेतों में किस तत्व की आपूर्ति हो जाती है। तो मैं अभी क्वेश्चन में बताया था, दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट करके विशेष तत्व की आपूर्ति, नाइट्रेट तत्व की आपूर्ति मिट्टी में कर देती है, जिससे कि पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है और फसलें अच्छी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उपयोगी फसलों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो साथियों मानव उपयोगी फसलों के उत्पादन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये कृषि विज्ञान कहा जाता है।
तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पादप संकरण विधि से तैयार नवीन समुन्नत प्रजाति को क्या कहा जाता है। साथियों ये संकर जानते ही होंगे आप, ये संकर कहलाता है। फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार का विज्ञान क्या कहलाता है, तो ये पादप प्रजनन कहलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के यानी फसल की दो विभिन्न वांछित गुणों वाले पृथक यानी अलग अलग जातियों के बीच में जो कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, तो साथियों मेरे ख्याल से ये पादप संकरण होगा। ये उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ की मदद से तैयार की जाने वाली कंपोस्ट को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे, केचुआ की सहायता से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा में उगने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं, अभी बताया गया था सर। तो ये बरसात ऋतु के समय यदि फसल जो लगाया जाता है उसको खरीफ फसल कहते हैं, जिसमें प्रमुख धान आता है साथियों। नेक्स्ट है, भारत में 1960 से 2010 के बीच कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो ये 25% का वृद्धि हुआ था 1960 से लेकर के 2010 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे पोषक तत्व निम्नलिखित में किस प्रकार के फसल द्वारा मानव शरीर को प्राप्त होते हैं, तो साथियों ये आपका क्या होगा, तो विटामिन और खनिज लवण जानते ही होंगे, हरी साग सब्जी फलों आदि में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। साथियों आप देख सकते हैं, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता, ये सभी हो जाएगा। यानी सभी का जो है फसल उत्पादन में उपयोगी होना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन पौधों के लिए बहुत वृहद पोषक तत्व है, तो साथियों ये नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन आपको बताए थे कि ये नाइट्रोजन के प्राप्त होने से ही पौधों में विकास अच्छी तरह से होती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का होना आवश्यक होता है। हम उर्वरक के रूप में भी नाइट्रोजन का उपयोग फसलों को वृद्धि और समुन्नत पोषक के लिए उपयोग करते हैं पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पौधों में अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, कहाँ से होती है, तो आप जानते ही होंगे, पौधों में अधिकांश पोषक तत्व सूर्य की प्रकाश से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो साथियों ये सूक्ष्म मतलब कम से कम पोषक तत्व है, बाकी आप देख रहे हैं ये ज़्यादा ही है, तो ये मैग्नीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक तौर पर तैयार किए गए पादप पोषक तत्वों को क्या कहते हैं, तो व्यावसायिक तौर में खरीद बिक्री करने के लिए, तो ये पादप पोषक तत्व हो जाएगा साथियों, उर्वरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग किया जाता है, तो साथियों आप जानते ही होंगे, पोषक के लिए हम रासायनिक उर्वरक, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग करते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है, तो साथियों ऐसी पद्धति को कार्बनिक खेती कही जाती है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। इसमें उर्वरकों का या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है, तो साथियों ये समुन्नत किस्म के बीजों का उपयोग हरित क्रांति के सबसे प्रमुख कारण है, जिससे कि फसलें कई गुनी वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ILS 82 एंड HH 260, ये तो आप देख ही रहे होंगे कि ये संकर नस्ल है, ये मुर्गी का है साथियों। नेक्स्ट है, ससेक्स एक नस्ल है, तो साथियों ये आप जानते ही होंगे, ससेक्स जो है मुर्गियों का एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहू एवं कतला किसका उदाहरण है, तो साथियों ये स्वच्छ जलीय मछली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का उत्पादन स्थान जो है, जिस प्रकार से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वां है, तो उसी प्रकार से मछली उत्पादन में भी 7वां स्थान रखता है भारत। अच्छे किस्म के मोतियों के लिए संवर्धन करते हैं, तो साथियों ये ओयस्टर है, जिसको हम सीप भी बोलते हैं, ओयस्टर होगा। आप देख सकते हैं, डैम सेलफिश ये तो मछली का प्रजाति है, प्रोम्पेट ये मछली की ही प्रजाति है, सॉर्डिन ये भी मछली का प्रजाति है,
तो एस्टर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैंस की अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाली नस्ल है। तो भैंस की तो मुर्रा होगा साथियों, मुर्रा भैंस की प्रजाति है। बाकी देख रहे हैं सुरती, गिर और साहिवाल ये गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गाय भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है। तो ये करण स्विस हो जाएगा, शायद आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भैंस के दूध में नहीं पाया जाता है। साथियों ये प्रोटीन होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन ई होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपियर। नेपियर तो साथियों ये घास होता है, आप देख सकते हैं हाथी घास, ये तो सब घास ही दिया हुआ था, आपको देखना होगा ये हाथी घास ही होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधारू पशुओं में खुर और मुंह के रोग का कारक क्या होता है। तो ये आप जानते होंगे, ये विषाणु होता है यानी वायरस होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अंडे देने वाली मुर्गी क्या कहते हैं। तो इसको ब्रूडी हैन कहा जाता है साथियों। अच्छा ऑप्शन में तो ब्रूडी हैन नहीं है, इसको लेयर कहते हैं। ये देख रहे हैं लेयर भी कहा जाता है या ब्रूडी हैन भी कहते हैं। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। तो पशुपालन कहिए सीधा, इसका बहुत आसान उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों ये पंजाब में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। साथियों भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों इसका नाम बॉस बुवेलिस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन बॉस इंडिकस जो है ये गाय का वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध में किससे अधिक उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति आपको बताया था ये दूध से संबंधित है साथियों। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता वर्गीज कुरियन थे, जो 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की दूध का उत्पादन को श्वेत क्रांति की संज्ञा दे करके इसे अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयास किया था, बढ़ाने का प्रयास किया था। चलिए मेरा यहीं तक का वीडियो ख़त्म होता है। अगला वीडियो मैं पुनः लेकर के आऊँगा, तब तक एक बार इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।